हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज से जो है चैनल पर बाल विकास की सीरीज़ चालू हो गई है। तो जो भी बाल विकास की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो सब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बाल विकास के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि बाल विकास पूछा किस किस एग्ज़ाम में जाता है। तो बाल विकास जैसे अगर आपने टीचर रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे सभी में पूछा जाता है। जैसे हरियाणा टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, मध्य प्रदेश का जो एमपी टेट हुआ है अभी हाल ही में, तो एमपी टेट में भी पूछते हैं, रीट में भी पूछते हैं। आता कितने मार्क्स का है? तो 30 मार्क्स का बाल विकास पूछा जाता है। और इसमें कुछ शिक्षण विधियाँ भी आती हैं, तो उनको भी हम कुछ जो है बाद में बात कर लेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि बाल विकास यहाँ पर बाल विकास के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। आप जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। और इसके अलावा बात करेंगे विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर कारक बोल सकते हैं उनको। और विशेष रूप से किन कारकों की बात करेंगे या किन तत्वों की बात करेंगे, तो हम विशेष रूप से बात करेंगे परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से इनका संबंध भी देखेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बाल विकास के बारे में जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बीच में जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, इसको इग्नोर करिए, जस्ट अ वेट। मैं वापस बता देती हूँ आपको कि 18वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी ने बालक विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। और ये जो उनने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, इसका आधार क्या था? तो उनने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर ये जो है प्रैक्टिकल किया था बोल सकते हैं। और 19वीं शताब्दी में टेन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक बुक की रचना करी थी। कब करी थी? तो ये 19वीं शताब्दी में। और किसने करी थी? टेन ने। बुक का नाम क्या था? इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट और प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। यहाँ पर सन भी दिए हुए हैं, इन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो 3 बुक हम देख चुके हैं। टेन की बुक का नाम है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, और डार्विन की बुक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। प्रेयर की बात करें तो इनकी बुक है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। ये जो आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में ही बाल अध्ययन का आंदोलन चला, और कहाँ पर? अमेरिका में। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे स्टैनले हॉल। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना करी तथा बायोग्राफी भी तैयार की। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हाईलाइट आपको पॉइंट दिख रहा है कि स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। मैंने भी प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उनमें भी काफ़ी देखने को मिला ये क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब बात करें तो ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। ज्ञानात्मक विकास में किसका जो है योगदान सबसे ज़्यादा है? तो वो है पियाजे जी का। शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर R.L. फेंट्स तथा S. नेविस के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो लगभग 1930 से इसकी शुरुआत मानी जाती है इंडिया में। अब नेक्स्ट बात करें तो बाल विकास का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं,
कि मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था कि जो भी बुक्स होती थी या फिर मतलब जब भी बाल विकास का नाम अब जो लेते हैं हम, पहले जब भी इसका यूज़ किया जाता था तो बाल विकास के स्थान पर हम बाल अध्ययन का यूज़ करते थे, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चे का अध्ययन किया जाता था। अभी क्या होता है बाल विकास में कि उसके गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन करते हैं। बट पहले जब बाल अध्ययन नाम यूज़ करते थे हम, तो उसमें क्या करते थे कि बाल्यावस्था के बच्चे का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, आई थिंक आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे। और आगे हम बात करें तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किशोरावस्था तक होता है, इसलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष कर दिया गया तथा विषय का नाम बाल विकास रखा गया। देखिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है कि बाल अध्ययन की जगह पर बाल विकास क्यों किया गया है। तो चूँकि देख पा रहे हैं कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो किशोरावस्था तक ज़्यादा होता है, इसलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष कर दिया गया तथा विषय का नाम बाल विकास रखा गया। अब एक और जो है वैज्ञानिक हुए हैं वर्क ने क्या कहा है उनके बारे में देख लेते हैं। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। देखिए वर्क का क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो बाल विकास है वो एक मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व आप बोल सकते हैं कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, मीन्स गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। सेम वही चीज़ ये बोल रहे हैं, बस इन्होंने गर्भधारण की जगह पर जन्म पूर्व अवस्था का शब्द यूज़ किया है। और ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं क्रो एंड क्रो, तो ये तो हर एक जगह आपको देखने मिल जाएंगे बाल विकास में। जो भी अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आप कोई थ्योरी पढ़ेंगे, कोई सिद्धांत पढ़ेंगे या फिर कुछ भी पढ़ेंगे, तो बाल विकास में ज़्यादातर आपको क्रो एंड क्रो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हर एक टॉपिक पर अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना जो है मत प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रो एंड क्रो है, इनने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ओके, आइजनेक देख लेते हैं, आइजनेक जी ने क्या कहा है। तो बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक, देखिए जो आइजनेक है ना, इन्होंने सारी ही अवस्थाओं का जो है सारी ही अवस्थाओं का यूज़ किया है अपने स्टेटमेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं कि बर्क ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, आइजनेक ने क्या कहा है, और इसके पहले भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, डार्विन, प्रेयर, इनकी बुक्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक का है या किस साइकोलॉजिस्ट का है, और ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको आंसर करना रहता है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या स्टेटमेंट है। बिकॉज जो अवस्थाएं हैं इसमें इन्होंने भी अवस्थाओं के बारे में ही क्लियर किया है, वर्क ने, क्रो एंड क्रो ने भी, आइजनेक ने भी, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप इनको थोड़ा सा लिख कर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइजनेक ने आगे क्या कहा है। विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका ही जो स्टेटमेंट था वो कंप्लीट किया है यहाँ पर कि परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वही बालक विकास में या फिर बाल मनोविज्ञान में। ओके, तो हरलॉक जी ने क्या कहा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरलॉक 1990, आज बाल विकास में मुख्यतया बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं।
आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का प्रयास भी किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह व्यक्तिक है या सार्वभौमिक है, मतलब ये इंडिविजुअल है या फिर यूनिवर्सल है। इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। हरलॉक ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मानव विकास का अर्थ क्या है। तो मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं विशेषताओं में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, परंतु ये सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते हैं। कुछ परिवर्तनों की गति तीव्र और कुछ की गति मंद होती है। गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे सभी उसकी वृद्धि या फिर ग्रोथ से संबंधित होते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो मानव विकास है उसमें क्या होता है कि मानव में होने वाले सारे जो परिवर्तन होते हैं उसके क्रम का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक मानव का जो शरीर है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं। कुछ परिवर्तनों की गति जो है तीव्र होती है, कुछ की मंद होती है। तो इस टाइप से इन सब सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे उसकी वृद्धि कहलाते हैं। मतलब कि जनरली हमने जब अगर आपने बाल विकास को अच्छे से पढ़ा है, अगर अच्छे से स्टडी की है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्टूडेंट या फिर जो बच्चा होता है उसकी गर्भावस्था से लेकर जो किशोरावस्था है, या फिर आप एज की बात करें तो एज 18 की एज तक, उसकी 18 साल तक की उम्र तक, उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो उसकी वृद्धि में, उसकी ग्रोथ में काउंट होते हैं। बिकॉज़ उसके जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन परिवर्तनों को कहते क्या है। तो इनको रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। रचनात्मक मीन्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ओके, इसी प्रकार से मानव जीवन की वृद्धावस्था में अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति हास्यपूर्ण होती है। इस प्रकार से परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर उन्मुख करते हैं। दूसरी ओर रचनात्मक परिवर्तन मानव में परिपक्वता तक, मतलब मैच्योरिटी उत्पन्न करते हैं। बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल गर्भावस्था से लेकर अगर उसने जन्म ले लिया है, तो जन्म के बाद उसकी जो अवस्था लगती है शैशवावस्था, उसमें बात करें तो उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आ जाते हैं। फिर शैशवावस्था से अगर वो बाल्यावस्था में एंटर करता है तो तब से तब तक भी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब इसमें वही चीज़ कही गई है कि प्राणी में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय जो परिवर्तन होते हैं बाल विकास के अंतर्गत, उसी चीज़ की स्टडी करी जाती है। और हम इन चीज़ों को आगे भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बाल विकास में इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन भी होता है। साथ ही साथ यह परिवर्तन कब और किस प्रकार घटित होते हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। ओके, बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए दो प्रणालियां प्रचलित हैं। देखिए, बाल विकास में जो विकास होते हैं ना, हमने ग्रोथ के बारे में बात करी थी कि बच्चों में ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है वो 18 की एज तक होती है या फिर किशोरावस्था तक ज़्यादातर देखने को मिलती है शारीरिक और मानसिक रूप से। बट जो विकास है ना, हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा विकास क्या होता है कि वृद्धि से भी आप व्यापक मान सकते हैं विकास को। बिकॉज ऑफ विकास में क्या होता है कि लाइफ टाइम वृद्धि देखने को मिलती है। वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन की दो प्रणालियां प्रचलित हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं कि दीर्घकालिक प्रणाली, और दीर्घकालिक को हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच भी बोलेंगे, और सेकंड है समकालीन प्रणाली या फिर इसको क्रॉस सेक्शनल अप्रोच भी बोलेंगे। ओके,
तो बाल विकास विषय की उपयोगिता और महत्व को हम देख लेते हैं। अभी हमने इसका जो देखा था वृद्धि एवं विकास की संकल्पना पर बात करी थी हमने। अब हम बात करेंगे बाल विकास विषय की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में, मीन्स उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में। तो बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है। अगर हम बाल विकास के अंतर्गत उसकी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्टडी करेंगे तो डेफिनेट मतलब सिंपल सी बात है कि उसके हम स्वभाव को तो समझ ही लेंगे कि बच्चों में कैसे क्या मतलब उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, किस टाइप से वो ग्रोथ करता है, क्या उसमें विकास हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में भी उपयोगी है, बालकों के विकास को समझने में भी सहायक है। देखिए यहाँ पर स्वभाव को समझने में भी उपयोगी है बाल विकास, और शिक्षण और शिक्षा में भी उपयोगी है, विकास को समझने में भी सहायक है और उसके वातावरण को बनाने में भी उपयोगी है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट में जो दिया है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी, तो बालकों के व्यवहार विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं का अध्ययन तथा विभिन्न व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। माता पिता, शिक्षकों, बाल सुधारकों एवं बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान बहुत उपयोगी है। देखिए अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप इनको समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बाल विकास इम्पोर्टेंट है, या फिर जो वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए ये स्टडी ज़रूरी है। इसके लिए समझना माता पिता के लिए, शिक्षकों को, बाल सुधारकों को, बाल निर्देशनकर्ताओं को, सभी को बाल विकास के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस विषय के ज्ञान के आधार पर वह प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। अब जो बाल विकास है वो बालकों के मतलब एजुकेशन में कैसे इम्पोर्टेंस है उसकी, तो उसको देख लेते हैं। तो बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो जाता है। बालकों को सिखाने में, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत उपयोगी है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बालकों के विकास को समझने में सहायक। सभी बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है। देखिए सभी जो बालक होते हैं, बिकॉज सभी अपने अपने आप में इंडिविजुअल हैं, तो उनके अपना जो विकास है, उनमें जो वृद्धि है, उनका सबके अपना कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर वो ग्रो करते हैं। तो बालकों का विकास समान प्रकार का ना होकर उनमें कुछ वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मीन्स इंडिविजुअल उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को समझा जाता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि बाल विकास में ओनली मतलब कोई 10 साल का है, 5 साल का है या फिर 12 साल का है, उसका ये अध्ययन करें। जो भी जिस एज में स्टूडेंट है, सभी एज के स्टूडेंट का इसमें अध्ययन किया जाता है और उनको समझा जाता है। बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी है। किस आयु के बालकों को क्या क्या पसंद होता है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियाँ होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते होंगे, अपने घर में भी जो बच्चे होते हैं उनका भी आपने देखा होगा कि कभी कुछ उनको पसंद रहता है, कुछ टाइम बाद कुछ उनको पसंद आ जाता है, फिर उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचियाँ हैं, कभी उनको डॉक्टर बनना है तो कभी उनको टीचर बनना है, कभी उनको मतलब अलग अलग जो भी हैं चीज़ें अपने आप में उनमें चेंजेस होते रहते हैं, बट एक टाइम बाद वो अपने आप में स्थिर हो जाती हैं चीज़ें। ओके, तो इतना हमने देख लिया है। आगे हम बात करेंगे कि बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में भी उपयोगी है। हम 4 पॉइंट आगे देख चुके हैं, अब नेक्स्ट है 5th पॉइंट। तो इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देती हूँ इसको। यहाँ पर ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। ओके, वेट। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विकास किन किन कारणों से असामान्य हो जाता है, आदि प्रश्नों को समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है।
बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। 6th पॉइंट है, बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों को कम या दूर किया जा सकता है। देखिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल है कि अगर आप बाल विकास के बारे में स्टडी कर लेते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे में कोई बुरा व्यवहार है या फिर कोई आदत उसमें डेवलप हो गई है, तो उसको आप या तो कम कर सकते हैं या फिर उसको पूरी तरीके से दूर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम 7 पॉइंट की बात करें तो बाल निर्देशन में सहायक मीन्स बच्चों का जो गाइडेंस है उसको कैसे गाइड करना है, इसमें भी बाल विकास सहायक है। तो बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं और आवश्यकता के अनुसार बाल निर्देशनकर्ताओं की भी हेल्प ले ली जाती है। ओके, यह ली जा सकती है। बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन तो दिया ही जा सकता है, साथ ही उनकी रुचियों, कौशलों के अधिगम के लिए भी उन्हें निर्देशित कर योग्य तथा कुशल बनाया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों के आधार पे हम उनको शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन तो दे ही सकते हैं, बट अगर उनमें कुछ इंटरेस्ट हैं, उनके कुछ स्किल्स हैं, तो या फिर उनकी जो लर्निंग है उसको अगर हम निर्देशित, डायरेक्टेड करना चाहें, गोल ओरिएंटेड टाइप, तो उसको भी कुशल बनाया जा सकता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो काफ़ी सारे जो कारक हैं बालक के विकास को जो है अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसमें परिवार और विद्यालय के संदर्भ में इसमें परिवार की क्या भूमिका रहेगी, विद्यालय की क्या भूमिका रहेगी बालक के विकास में, और भी आगे जो चीज़ें हैं जैसे कि इसके अंदर मैं अभी आपको बता दूंगी। थोड़ा सा इसमें क्या ब्लर है, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि सांस्कृतिक वातावरण, वंशानुक्रम, पोषण, रोग चोट, घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, आसपास का वातावरण, वही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद, प्रजाति, ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेंगे जो बालक को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं परिवार। बालक का विकास इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार में उसकी क्या स्थिति है, मीन्स उसकी क्या कंडीशन है। अगर वो एक फैमिली में रह रहा है तो उसकी क्या स्थिति है। प्रायः देखा गया है कि पहला बालक अथवा अंतिम बालक विशेष लाड़ प्यार से पाला जाता है। हमने भी काफ़ी बार ये सुनने मतलब देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जनरली क्या होता है कि इंडिया में तो स्पेशली कि फर्स्ट और जो लास्ट बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा परिवार में लाड़ प्यार मिलता है, उनको अच्छे से पाला जाता है। बट आजकल ऐसा नहीं है बिकॉज़ ऑफ आप तो जानते ही होंगे सब। सीखने की जहाँ तक बात है, छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। सीखने की जहाँ तक बात है, अगर सीखने की बात करी जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। इट मीन्स मतलब क्या हुआ इसका कि अगर जैसे पहले से फैमिली में बड़े बच्चे हैं तो छोटा बच्चा अगर होगा तो वो तो देखकर सीखेगा ही ना, उन बड़े बच्चों मतलब अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के सदस्यों से कि वो किस टाइप से बिहेव करते हैं, उनके साथ किस टाइप से बातचीत करते हैं। तो उनमें जो थोड़ी सी जो मतलब बोल सकते हैं कि बात करने की जो क्षमता है वो बड़े बच्चों से ज़्यादा होती है। हम एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि बड़ी लड़की ने साइकिल चलाना 8 दिन में सीखा और जब साइकिल घर में आ गई तो छोटी लड़की ने एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है, सेकंड टॉपिक है सेकंड जो पॉइंट है वो है विद्यालय मीन्स स्कूल। मतलब स्कूल में एक बच्चा अगर जाता है तो उसकी क्या भूमिका है, क्या उसका असर पड़ता है वातावरण का या फिर विद्यालय का वहाँ पर। तो शिशु के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना है। हाँ, सिंपल सी बात है कि बालक जब परिवार से निकलता है, विद्यालय जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसकी जो मतलब परिवार से तो हो ही जाती है उसकी शुरुआत, बट विद्यालय में उसकी जो मेन शुरुआत है उसका जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं विद्यालय में ही उसको। तो शिशु के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना है। घर में रहने वाला शिशु जब अपने साथियों को स्कूल जाते हुए देखता है तो वह उस समय की प्रतीक्षा करता है कि वह कब स्कूल जाएगा। बच्चे विद्यालय के प्रति निष्ठावान होते हैं और वहां जाकर वे अनेक सामाजिक दायित्वों को सीखते हैं। विद्यालय में बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल कूद मीन्स गेम्स भी खेलता है, वहाँ पर पढ़ाई भी करता है और अन्य क्रियाकलाप में भी एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है।
बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ता रहता है और इसी क्रिया में उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती रहती है। विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय साधन है। नियमित शिक्षा विद्यालयों के अभाव में नहीं दी जा सकती। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के विषय में जॉन डीवी का विचार है। देखिए जो जॉन डीवी यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, इन्होंने बेसिकली मैं बता दूँ आपको, तो जो जॉन डीवी जी थे ना, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें की हैं। तो वो हम जब भी प्रगतिशील शिक्षा का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल उन्होंने विद्यालय के बारे में, मतलब एक बच्चे का जब वो विद्यालय आता है तो किस टाइप से सामाजिकरण होता है या क्या क्या उसमें परिवर्तन या फिर जो समाज के साथ जुड़ता है तो क्या क्या उसमें चीज़ें हस्तांतरित होती हैं, इन सब के बारे में उन्होंने कहा है। तो जॉन डीवी का विचार क्या है, इसको देख लेते हैं। बिना औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा फैमिली में जब तक रहता है, जब तक स्कूल नहीं जाता है, मीन्स जब तक वो अपने समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तब तक वो एक टाइप से अनौपचारिक रूप से चीज़ों को सीखता है, मीन्स इनफॉर्मल रूप से। यहाँ पर जब वो स्कूल में आ जाता है वो फॉर्मल चीज़ों को सीखने लग जाता है, मीन्स फॉर्मल तरीके से उसको, मतलब रहन सहन, उसको बात करने का तरीका, उससे बोलने का, सब चीज़ें उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ओके, तो वही जॉन डीवी जी कहते हैं कि बिना औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते। अनौपचारिक साधन से जीवन में जटिलता समाप्त हो जाती है और जीवन का लक्ष्य अनुचित प्रणालियों के समाप्त होने से बचने लगता है। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में विद्यालय है। तो विद्यालय के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, उनको देख लेते हैं, जिसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है कि शिशु की सामाजिकता का दायरा बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि जब शिशु स्कूल जाने लगता है तो उसकी जो सामाजिकता है, मीन्स और भी लोगों से वो जुड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, अलग अलग खान पान, रहन सहन, वातावरण, सब चीज़ें वो देखता है, तो उसका दायरा तो बढ़ेगा ही सही। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड जो था इसका पॉइंट था, वो घर के माहौल से जब विद्यालय जाता है तो बच्चा अन्य छात्रों के साथ समायोजित होना सीखता है। सेम वही चीज़ इसमें भी कही गई है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है ये टॉपिक, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनको मैं एक बार आपको बोल के बता देती हूँ, अगर आपको स्क्रीन पर सही नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पर लिखा है वंशानुक्रम, ये जो चीज़ लिखी है वंशानुक्रम मीन्स उसकी हेरिडिटी, उसका बोले तो माता पिता से जो जीन्स, क्रोमोसोम्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसका भी उस पर इफ़ेक्ट रहता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर वातावरण सेकंड है, मतलब अपने इन्वायरमेंट का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर पोषण लिखा हुआ है, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, उसको कैसा क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, ज़्यादा चीज़ें सीखता है। और फिर है रोग एवं चोट, अगर उसको बीमारी है, कोई चोट लगी हुई है तो उसका भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, लिंग भेद, प्रजाति, सांस्कृतिक वातावरण, तो इन सब सारी चीज़ों का उस पर जो है यूनिवर्सल रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं विकास का अधिगम से संबंध। तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर अधिगम का जटिल ढंग से प्रभाव पड़ता है। बालक का विकास अधिगम का ही परिणाम माना जाता है। बालक अनुभवों या अधिगम के द्वारा जो अर्जित करता है उसे सामाजिक गुण कहा जाता है, जो कि बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पर वापस से हरलॉक जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको देख लेते हैं कि विकास वंशानुक्रम के उपहार तथा वातावरण के सामाजिक और सांस्कृतिक बलों के अंतःक्रिया पर आश्रित होता है। परिपक्वता अधिगम के लिए कच्चा माल प्रदान करती है तथा काफ़ी हद तक यह निर्धारित करती है कि बालक के व्यवहार के प्रतिमान और व्यवहार के क्रम क्या होंगे।
अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव नहीं है। सीखना या अधिगम मनुष्य के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। बालक वर्षों तक अपने माता पिता, परिवारजन एवं समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता से अपने व्यवहार तथा अपने अनुभवों में परिवर्तन कर अधिगमित व्यवहार सीखते हैं, जो कि बालक के विकास में सहायक होते हैं। सीखना व्यवहार में स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी इंसान आप ले सकते हैं, वो अगर किसी चीज़ को करना सीख लेता है तो वो उसमें एक टाइप से स्थायी या फिर प्रगतिपूर्ण परिवर्तन होता है, बिकॉज़ उसने वो चीज़ सीख ली है तो वो कभी नहीं भूलेगा। अगर उसने रटी है या फिर उसने अच्छे तरीके से नहीं सीखी है वो चीज़, तो वो अस्थायी होगी। बट अगर उसने वो चीज़ सीख ली है, अपने व्यवहार में लेकर आ गया है, तो वो स्थायी बन जाएगी उसके लिए, जो अभ्यास, प्रशिक्षण या पूर्व अनुभवों के कारण होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, हमें उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग मिल जाती है, या फिर हमारा जो पहले का एक्सपीरियंस होता है, तो उसको हम पूरा लेकर किसी भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो वो स्थायी रहेगी। सीखने के द्वारा बालक नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है तथा पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने बात कर ली है बाल विकास का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि रीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम देखें तो एमपी-टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी जो काफ़ी सारे, या फिर सी-टेट, और भी जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं टीचर रिलेटेड, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो बाल विकास के ऊपर अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डियर फ्रेंड्स, कुछ अगर मुझे सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।